मैथमेटिक्स, जिसका नाम सुनते ही आधे लोगों के चेहरे पर डर आ जाता है। स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं, बट मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास अच्छे से है, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ता। बाकी हर सब्जेक्ट में एग्ज़ाम से पहले दिन भी आप लगे होते हो याद करने में, रटने में, क्रैम करने में, बट मैथ्स में ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको मैथ्स से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ जिस पे हम ध्यान नहीं देते, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं अच्छे से, क्वेश्चन समझ के भी करते हैं, बट हम एक प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे ही डिस्कस करेंगे। ये प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए एग्जाम में स्कोर करने के लिए, चाहे आपको अच्छा स्कोर करना है, चाहे आपको फुल स्कोर करना है। कुछ बच्चों को लगता है कि मैथ्स में प्रेजेंटेशन का क्या काम है, ये तो थ्योरी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहाँ पे हमें फुल ऑफ थ्योरी लिखनी पड़ती है, बहुत सारा राइटिंग पार्ट होता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर करता है। यहाँ पे तो सिर्फ कैलकुलेशन होनी चाहिए और हमारे पास आंसर ठीक आना चाहिए, बट नहीं स्टूडेंट्स, मैथ्स में भी प्रेजेंटेशन उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितनी बाकी सब्जेक्ट्स में रखता है। अभी आप इस वीडियो को आगे तक पूरा देखो तो आपको समझ आएगा कि प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है और कैसे हेल्प कर सकता है आप लोगों की फुल मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे देखने के लिए कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए हमारे पास एग्जाम पेपर। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन मैथ्स पेपर प्रेजेंटेशन इज द मार्जिन। यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसा होता है आप मार्जिन ड्रॉ नहीं करते हो, तो जो ये हमारी साइड होती है एग्जाम पेपर की, आपको भी पता है कॉर्नर साइड्स हैं हमारे पास, ये टियर हो सकती हैं, तो यहाँ तक अगर हमने कुछ लिखा है तो वो कट हो सकता है। ऐसे ही अगर हम इधर की बात करें तो ये भी कट हो सकता है। दूसरा, जब पेपर हमारे पास फोल्ड होता है तो अंदर वाली साइड में जो भी पार्ट लिखा होता है वो मे भी शायद ढंग से विजिबल ना हो, तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या होता है, ड्रॉ द मार्जिन प्रॉपरली। अब मार्जिन कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी आपको ध्यान से देखना है। बिना मार्जिन के, वैसे भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है आंसर शीट मिलने के बाद कि हम मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी राइट वाली साइड है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस वे। जो आपको लगता है कि हमारे पास यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ हो गया है, उसी के साथ आपको लेफ्ट साइड में भी मार्जिन ड्रॉ करना है। किसके लिए? अपने क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए और उनके पार्ट्स लिखने के लिए। तो यहाँ पे सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ की है मार्जिन के लिए, यहाँ पे मैंने लिखना है क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसके नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये आपको ध्यान से लिखना है। ये मार्जिन जिस तरीके से लिया गया है उसी तरीके से आपको लेना है और फिर बहुत ही केयरफुली लिखना है। यहाँ आपके आ गया क्वेश्चन नंबर सपोज 1, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1 एंड हेयर आई एम डूइंग इट्स फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट लिखा। हेयर आई एम डूइंग इट्स सेकेंड पार्ट, तो यहाँ में हमने सेकेंड पार्ट लिखा। हेयर आई एम डूइंग थर्ड पार्ट, तो आपने थर्ड पार्ट लिखा। तो आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर के लिए 2 मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं। एक में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और दूसरी स्मॉल लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है वो करनी है उसके नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए। उसी के साथ राइट साइड में आपने एक मार्जिन ड्रॉ करना है, दैट इज फॉर अवर कन्वीनियंट, कि वहाँ से वो पेपर टियर होता है तो कुछ डिफिकल्टी ना हो। कई बार ऐसा होता है हमें वहीं पे रफ वर्क करने की ज़रूरत होती है क्वेश्चन पेपर में, हम बार बार पीछे उसको नहीं चेंज कर सकते, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो मार्जिन है, जिस पेज पे आपको लगता है कि हमारा रफ वर्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वहाँ पे आप मार्जिन थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लो और वहाँ पे जहाँ भी आप रफ वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपको लिखना ज़रूर है दैट दिस इज़ माई रफ वर्क, राइट साइड में। वैसे आपको रफ वर्क के लिए पीछे स्पेस भी मिलता है, बट आप राइट साइड में भी ड्रॉ कर सकते हो इन केस आपको किसी क्वेश्चन में नीड है तो। उसी के साथ जो हमारा लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज पे अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है आप मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो। तो जो हमारी ट्रिगो वाली टेबल है वो आप एक शॉर्ट में वहाँ पे बना के लिख लो, ताकि आपको फिर एग्जाम के क्वेश्चंस के बीच में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ऑन द लास्ट पेज यू कैन मेक द ट्रिगो टेबल, क्योंकि वही ज़्यादा यूज़ होती है जिसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर आपकी टेबल रेडी होगी तो आपको क्वेश्चन के बीच में टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर और उसके पार्ट्स लिख रहे हो वो बहुत ही केयरफुली लिखना है आपने, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें मार्जिन ड्रॉ करना है। सेकंड हमारे पास आता है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर का मतलब कि आपको
जो भी फाइनल आंसर आता है उसको प्रॉपर ब्लॉक में लिखना है। सपोज मेरा कोई भी क्वेश्चन है और उसका आंसर मेरे पास आया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे आ गया मेरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू से हम प्रोसीड करते हुए आए हैं। तो जो भी हमारा लास्ट आंसर होगा उसको आपको एक स्क्वायर बॉक्स में ज़रूर डालना है, क्योंकि फाइनल आंसर जो है वो आपका फोकस्ड होना चाहिए अलग से कि हाँ ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आपको ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। स्क्वायर बॉक्स मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल, जिसमें वो आंसर प्रॉपरली फिट हो जाए। उसी के साथ आपको क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, थर्ड पार्ट हमारे पास आता है फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, जो भी आंसर आता है उसी के लास्ट में आपको उसकी फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एरिया, तो आपको लास्ट में लिखना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, जैसे भी हमने फाइंड आउट किया है वो आंसर आपको लिखना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। जिस भी क्वेश्चन का है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हो या बीपीटी थ्योरम यूज़ कर रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो, जो भी आप निकाल रहे हो तो उसकी फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। तो फर्स्ट हुआ हमारे पास मार्जिन, सेकेंड हुआ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को स्क्वायर बॉक्स में कवर करना है, लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। एंड राइट द फाइनल स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो आपको लास्ट में वही फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है कि रेशियो ऑफ द एरियाज। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपको वही फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है। ट्राई टू राइट एज इट इज एज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे भी क्वेश्चन पेपर में गिवन है आप उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स ऑन फर्स्ट पेज। ये ध्यान रखना है आपने, अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स ऑन फर्स्ट पेज। अब देखो ये तो पता नहीं होगा आपको फर्स्ट पेज में मिस्टेक होगी कि नहीं, तो इसके लिए हमेशा पेपर जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो हमेशा उस क्वेश्चन से करना चाहिए जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मेरी कोई मिस्टेक नहीं होगी। स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन ओनली। स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो परफेक्टली। जो आपको लगता है कि बिल्कुल करेक्टली मैं क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, वही क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट पेज पे। आपको भी पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा गया एग्जामिनर के ऊपर, तो अगर आगे कोई मिस्टेक भी होती है तो वो मिस्टेक एग्जामिनर अवॉइड कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये फर्स्ट पेज वाला कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन केस कोई कटिंग हो भी जाती है तो क्या करना है आपको, तो क्या करना है, कट इन अ लाइन। कट इन अ लाइन का मतलब, जैसे मैं लिख रही हूँ एक लाइन, आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 230, बट मेरे को तो क्या लिखना था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लिखना था, तो पूरा गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक लाइन से कट कर देना है। ऐसे करना है, ना कि ऐसे 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 स्क्रिबल नहीं करना है, आपको सिंपल एक लाइन से कट करना है। जितना पेपर नीट एंड क्लीन होगा उतना ही इंप्रेशन अच्छा जाएगा एग्जामिनर के पास, और उतना ही आपकी मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड होंगी कि चलो बच्चे ने अच्छा किया है, थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर जितना गंदा पेपर आप करोगे तो आपका इंप्रेशन उतना खराब जाएगा। तो आपको स्क्रिबल नहीं करना है, कट इन ए लाइन, डोंट स्क्रिबल। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान में रखने हैं आपको एग्जाम में। अगर आप ऐसे पेपर प्रेजेंट करोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आपका पेपर बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट तो सभी को पता ही है, कीप योर पेपर नीट एंड क्लीन एज यू कैन। जितना आप नीट एंड क्लीन पेपर रख सकते हो उतना आपको रखना है, बता ही दिया है। जितनी आप कटिंग को जो भी हमारी कटिंग है उसको अवॉइड करोगे उतना ही आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहेगा। कटिंग जो है वो आपको सिर्फ एक सिंपल लाइन में करनी है, कट कर देना है, और वो जो लाइन आप कट कर रहे हो वो भी आपको पेंसिल का यूज़ करके कट करना है, आप पेन से स्क्रिबल नहीं करोगे। उसी के साथ पेपर नीट कैसे लगे, हमें क्या करना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सपोज आपने जो भी क्वेश्चन लिखा है, हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एरिया के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा के इधर लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो नेक्स्ट आप जो इसकी स्टेटमेंट लिखोगे, लेंथ की वैल्यू लिखोगे, तो वो ऐसे करके नहीं लिखनी कि यहाँ पे 5 × 3 लिख दिया, नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे। आप जो भी इक्वलिटी साइन है ट्राई करो उसी के नीचे आपका दूसरा इक्वल साइन है, एक सीक्वेंस में आना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए, तो आपका पेपर बहुत ही नीट लगेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 5 × 3, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखो इधर 15, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको फिर स्क्वायर बॉक्स में या रेक्टेंगल में कवर कर दो, तो पेपर आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगा।
अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास ग्राफ पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पास स्कोर करने के लिए। तो ग्राफ पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की वो ये होनी चाहिए, आपकी पेंसिल जो है बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए। पॉइंटेड पेंसिल का क्या यूज़ है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा ग्राफ पेपर है उस पर अगर आप कोई पॉइंट मार्क करते हो तो जितनी आपकी मोटी पेंसिल होगी उतना ही वो पॉइंट गंदा लगेगा। जितनी पॉइंटेड पेंसिल होगी उतना आपका पॉइंट अच्छा लगेगा और आपकी लाइन ड्रॉ करने में ईजी रहेगी। साथ ही आपको जितने भी उसके मेजरमेंट्स हैं प्रॉपरली लिखने हैं। क्या क्या टर्म्स हमें लिखनी होती है, आपको स्केल ज़रूर लिखना है। स्केल नहीं भूलना है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत ध्यान से करना है। उसी के साथ आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर रहे हो और वो जहाँ पे मीट कर रहे हैं तो वो मीटिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए दैट दिस इज़ द मीटिंग पॉइंट। तो ये तो हो गया हमारा ओरिजिन, दिस इज़ आवर ओरिजिन, जो वो पॉइंट पे मीट कर रहा है। मैंने ग्राफ सिर्फ राइट साइड में बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंगली लेफ्ट राइट पे बना सकते हो। उसी के साथ एरो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं क्योंकि हम जनरली एरो लगाना भूल जाते हैं। यहाँ पे जो भी एक्सिस है वो एक्सिस आपको मेंशन करना है, यहाँ पे जो एक्सिस है वो एक्सिस मेंशन करना है। इस एक्सिस पे आप कौन सी टर्म यूज़ कर रहे हो ऐसे एरो लगा के यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है। वाई एक्सिस पे जो भी आप लिख रहे हो स्केल से ये लाइन होनी चाहिए, जैसे अभी मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे एकदम टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। ये लाइन क्या होनी चाहिए आपकी, स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, ग्राफ की भी कोई लाइन ले सकते हो। तो ये मेरी लाइन हो गई। इस लाइन पे आप क्या वैल्यू ले रहे हो वो वैल्यू आपको ज़रूर लिखनी है। तो वाई एक्सिस के लिए जब भी आप वैल्यू लिखोगे तो आपको क्या करना है, पेपर को घुमा के यहाँ पे क्लियरली लिखना है लाइन के साथ साथ, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रहता है तो इस पे भी आपको नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है। उसी के साथ अब अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं आपको फ्री हैंड से ज्वाइन करने हैं तो भी हमारी पेंसिल पॉइंटेड होनी चाहिए। अगर आपको स्केल से ज्वाइन करने हैं तो वो पॉइंट्स आपको स्केल से प्रॉपरली ज्वाइन करने हैं। इसी के साथ ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है। ग्राफ के बैक साइड में, बैक साइड ऑफ ग्राफ में आपको क्या लिखना है, बैक साइड, बैक साइड में भी आपको क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है। अगर कोई पार्ट है तो वो पार्ट भी ज़रूर लिखना है। इफ़ यू इन केस हमारा ग्राफ इधर उधर टीयर ना हो जाए, क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या लिखोगे, लास्ट में अपना रोल नंबर भी लिखना है आपको ग्राफ पे। बैक साइड में क्वेश्चन नंबर प्लस रोल नंबर आपने लिखना है और सामने जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है। एक चीज़ दोबारा से बोलूँगी, अगर आप स्केल नहीं लिखते हो तो यहाँ भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको स्केल ज़रूर लिखना है। दूसरा, कई बार हम जल्दबाजी में ओरिजिन पॉइंट लिखना भूल जाते हैं तो इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ये भी आपको ज़रूर लिखना है। अब बात आती है ग्राफ टाई करने की। तो ग्राफ जो है वो आपको कहाँ टाई करना है, नेवर एट दी एंड, कभी भी एंड में टाई नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, इन बिटवीन द पेपर। ठीक है, आप कोशिश करो कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपने पेपर के बीच में कहीं किया है तो उसी क्वेश्चन के साथ में इसको टाई करो। बट आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया है, तो आप जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपने क्वेश्चन किया है, जो भी आंसर शीट है उसके एक दो पेज छोड़ के हमेशा बीच में टाई करना है। एंड में कभी भी आपने पेपर टाई नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बंच उठाते हुए लास्ट में हम ढंग से टाई नहीं करते तो पेपर हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट, ग्राफ के बाद हमारा पॉइंट आता है डायग्राम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। तो डायग्राम्स जो है जहाँ भी नीडेड है, ड्रॉ द डायग्राम्स वेयर नीडेड। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि यहाँ पे डायग्राम क्या बनाना, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं, आपको जहाँ जहाँ डायग्राम्स आपको लगता है ज़रूरत है वहाँ आपको बनाना है। डायग्राम शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। ठीक है, डायग्राम्स जो भी हैं आपके पास नीट एंड क्लीन होने चाहिए विद प्रॉपर शार्प पेंसिल। आपकी पेंसिल प्रॉपर शार्प होनी चाहिए और उसी से आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस है तो कॉम्पस यूज़ करना है, स्केल की ज़रूरत है तो स्केल यूज़ करना है, हैंड से डायग्राम नहीं बनाने हैं। इसी के साथ जो हमारे गिवन टू प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ट्राइंगल्स वाले, उसमें आपको हमेशा राइट हैंड साइड में डायग्राम बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका रिटन वाला पार्ट है। इसी के साथ डायग्राम में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
हमें प्रॉपर लेबल करना है कि कहाँ पे आपको पॉइंट्स A B C कहाँ लिखने हैं, प्रॉपर मेजरमेंट्स होनी चाहिए। मेजरमेंट्स जो भी लिख रहे हो वो प्रॉपर एरोज़ के साथ बनानी है आपने कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक हमारे पास ये मेजरमेंट दे रखी है। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से सारा डायग्राम डिफाइन होता है। उसी के साथ डायग्राम आपने हैंड से नहीं बनाने हैं, जैसे आपको दिख ही रहा है आई हैव मेड 2 सर्कल, ये मैंने हाथ से बनाया है, एंड दिस आई हैव मेड विद कॉम्पस। तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। जो कॉम्पस से बनाओगे ऑब्वियसली वो नीट एंड क्लीन है, जो हैंड से बनाओगे वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपको कभी भी हैंड से नहीं बनाना है, हमेशा स्केल और कॉम्पस का यूज़ करके ही डायग्राम बनाना है। आप खुद देख सकते हो डिफरेंस क्या है हमारे पास। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टेबल्स। टेबल्स तो हमारे जो भी स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन है जनरली उनमें ज़्यादा यूज़ होती है। तो सबसे मेन पॉइंट जो टेबल में याद रखने वाला है वो ये है, ड्रॉ विद पेंसिल एंड स्केल। आपको टेबल हमेशा पेंसिल से बनानी है, पेन यूज़ नहीं करना। पेंसिल से बनाएंगे, पेन यूज़ नहीं करेंगे। किसके लिए? टेबल के लिए। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने हैंड रिटन बनाई है, कितनी गंदी लग रही है, और ये राइट साइड मैंने स्केल से बनाई है, तो ये कितनी नीट एंड क्लीन है। तो जितनी नीट एंड क्लीन आपकी टेबल होगी, आपका कैलकुलेशन पार्ट, उसके अंदर जो भी पार्ट आप लिख रहे हो वो उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, टेबल हमेशा पेंसिल से बनानी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ पाई। तो वैल्यू ऑफ पाई आपको क्या पुट करनी है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, आप जैसे भी क्वेश्चन में पुट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लिखना है, जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग ही क्वेश्चन में आपने सारी स्टेटमेंट्स लिख दी, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, वहीं पे आपको पाई लिख देना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है। सपोज 22/7 गिवन है तो वो लिख दिया, 3.14 गिवन है तो वो भी आपको वहाँ पे बताना है कि ये मैंने पुट किया है। इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगी। अगर 7 की टेबल में कोई भी नंबर है और वो आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, सपोज 21 है, 35 है, तो आपको हमेशा क्या वैल्यू यूज़ करनी है, 22/7। अगर नहीं दी है क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होता है 3.14 है तो इसी का जो नंबर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में वही गिवन हो जाता है। जैसे 314 गिवन है तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे 314 है, या फिर कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास आ जाता है जो उसकी टेबल में आए, 1/314 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से करनी है कि हमें पाई की क्या वैल्यू लेनी है ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स वट एवर इज गिवन, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर, जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो उसकी यूनिट्स ज़रूर लिखनी है। इफ़ यू विल नॉट राइट द यूनिट्स, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और ये इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को कंसेप्ट की थोरली नॉलेज नहीं है, उसने जस्ट आंसर कैलकुलेट कर दिया बट ये नहीं पता कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके लिए क्या मेजरमेंट की यूनिट्स होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमें मेंशन नहीं होता, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, सपोज हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हमें लिखना है जो भी आंसर आता है यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको मीटर सेंटीमीटर गिवन है तो वेल एंड गुड, आपको लिखना है, अगर नहीं हो तो हमें क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग केम, दैट इज द 12th थिंग, you have to write each and every question in the format of given to prove. Try to write each and every question. कई बार ऐसे questions भी होते हैं जो given to prove की format में नहीं लिख पाते, तो उनके लिए time waste नहीं करना है, बट जनरली दीज आर फॉर द ज्योमेट्री क्वेश्चन, जहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपको अपना डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, मैं अभी आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगी, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो अपना रिटन पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करके लिखना है। कैसे, अब देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी सर्कल वाला क्वेश्चन है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय फिगर आप जैसे भी गिवन है वैसे कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको पता है ज़्यादा कैसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं। सपोज दिस इज माय फिगर, कोई भी क्वेश्चन मेरे को दे रखा है। अब आ जाता है मेरा राइटिंग पार्ट, तो जस्ट फिगर के लेफ्ट में आपको यहाँ पे लिखना है गिवन में सपोज आपको गिवन है अ सर्कल, तो आपने लिखा अ सर्कल विद, जो भी आपको गिवन है, जैसे मैंने लिख दिया विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, हो गया। उसके बाद आ जाता है टू प्रूव में आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए, क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो कॉर्ड्स बाइसेक्ट ईच अदर, कॉर्ड्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद प्रूफ, जो भी आता है वो लिखना है। सो दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ गिवन एंड टू प्रूव क्वेश्चन। आप इसके अलावा कई बार जैसे हमारे पास आइलस फार्मूला आ गया, उसमें भी आपको क्या लिखना है, गिवन फिर टू फाइंड। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में टू प्रूव की जगह है हमारे पास क्या होता है, टू फाइंड, तो वो आपको ध्यान रखना है।
प्रूव सिर्फ तभी लिखना है जब आपको प्रूव करना है, अदरवाइज हमें क्या लिखना है, टू फाइंड लिखना है। द नेक्स्ट थिंग केम इज दैट फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटी, ये आपको प्रॉपरली लिखना है, फॉर्मूलाज आइडेंटिटी। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी यूज होती है तो आपको प्रॉपरली लिखना है। आपको लगता है राइट हैंड साइड में हमारे पास इतना स्पेस नहीं है जहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख सकें, तो जिस लाइन में आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है उसके नीचे जो भी आइडेंटिटी है एक ब्रैकेट बना के वहाँ पे आप रीज़न लिखो, बिकॉज जो भी आइडेंटिटी है, सपोज a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपको कंप्लीट लिखना है, ऐसा नहीं है इसको छोड़ देना है। अगर आपने जो भी फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो यूज़ नहीं किया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके भी मार्क्स ज़रूर डिडक्ट होते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंस रखती है कि आप फॉर्मूला और आइडेंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। वन मोर थिंग विद दिस, कि जैसे देखो हम कई बार लास्ट में लिख देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने जो भी मेरा पेज है उसके बिल्कुल एंड में ये वाली टर्म लिखी, गिवन, टू, प्रूव और फाइंड करके, तो वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नीचे की आंसर शीट जो है हमारी टीयर हो जाती है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा मिस हो जाता है। सपोज यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमेशा क्या करना है, आपको लास्ट में 1 और 2 लाइन्स लीव करनी है। तो ये मैं लिख देती हूँ, लीव लास्ट 1 और 2 लाइन्स, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो जैसे ये मेरी लास्ट लाइन है तो ये लाइन स्किप करनी है आपको और ये लाइन स्किप करनी है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। इन केस यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन बची है तो मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूँ, नहीं, वो मेथड गलत है, आपको नेक्स्ट पेज पे वो आंसर कंप्लीट करना है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में मैं यहाँ डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि जो हमारा कई बार कैलकुलेशन पार्ट है, कई बार हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बट फिर हमें लगता है कि हमारा कैलकुलेशन पार्ट नहीं हो रहा, हम स्टक कर गए हैं, तो वहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लीव इट एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लीव इट विद स्पेस, आप क्वेश्चन का स्पेस छोड़ो वहाँ पे और फिर आगे कंटिन्यू करो। सपोज मेरे को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा, वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने एक वॉल्यूम ले लिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और आर की वैल्यू समथिंग मेरे पास 2.18 गिवन है और क्यूब दे रखा है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कैलकुलेट करने में क्यूब में मेरे को टाइम लगने वाला है और इतना भी आइडिया है कि ये मेरा 2 से 3 लाइन में फिनिश हो जाएगा। तो आप 2 से 3 लाइन वहाँ पे लीव कर दो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करो। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन पार्ट नहीं किया है तो लास्ट में आपका सिर्फ हाफ मार्क या 1 मार्क डिडक्ट होगा और उसके लिए आप सॉल्व करने में कितना टाइम वेस्ट कर दोगे, उससे आपका पूरा एक क्वेश्चन लास्ट में रह सकता है। तो ट्राई टू यूज़ योर टाइम कि जहाँ पे भी आपको फार्मूलाज और कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जनरली हमारे पास सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स में, स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे फार्मूलाज लगाओ। फार्मूलाज में वैल्यू ज़रूर पुट करनी है और फिर उसको छोड़ दो। अगर आपको लास्ट में एग्जाम में टाइम मिलता है तो वो कैलकुलेशन सॉल्व करो, टाइम नहीं मिलता है तो उसको वहीं पे छोड़ दो। द लास्ट आई कैन नॉट से बट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रीचेक द पेपर। रीचेकिंग इज मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको रीचेक ज़रूर करना है। इन केस आपको लगता है आपका एक क्वेश्चन बचता है तो लीव दैट क्वेश्चन, बट रीचेकिंग ज़रूर करनी है। रीचेकिंग में आपको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबरिंग देखनी है, डायग्राम्स देखने हैं थोरोली, एक बार जो भी हमारे आंसर्स आते हैं उसके साइन चेक करने हैं कि हमने प्लस माइनस मिस्टेक से तो नहीं लगा दिया है। उसके बाद आपने कौन कौन से क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट किए हैं वो टिक करने हैं, कहाँ पे, अपने क्वेश्चन पेपर पे। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे टिक करते हुए जाओ। जब आप रीचेकिंग कर रहे हो तभी टिक करना है, उससे पहले टिक कर रहे हो तो डिफरेंट पेन या पेंसिल यूज़ करो या मार्क अलग कर लो। सपोज आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम मैंने डॉट लगा दिया कि मेरा टिक हो गया, या मैंने क्या किया, एक स्टार बना दिया कि ये मेरा टिक हो गया। लास्ट में जब आप चेक कर रहे हो तो फिर टिक लगाते हुए चलो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रॉपरली हैं कि नहीं है, सबके आंसर्स तो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। इसी में रीचेकिंग में आपको पता चल जाएगा कि कहीं पे आपका कोई कैलकुलेशन पार्ट तो नहीं छूटा है जो आपको करना है। तो ये बहुत ध्यान से रीचेकिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो बच्चे जनरली स्किप कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे, इनको अप्लाई करके देखो। ये कुछ टिप्स थे जिनको अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज़ें, मैथ्स के पेपर में प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको अपनी कैलकुलेशंस पे भी फोकस करना है। ऑब्वियसली सारे फार्मूलाज, आइडेंटिटीज़
और जो भी हमारे पास ट्रिक वाला पार्ट होता है वो सारा आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके साथ ही आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, जिसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू लाइक इट, गिव अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि मैथ्स प्रेजेंटेशन को लेके बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि मैथ्स में प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज वी आर हेयर टू मेक मैथ्स सिंपल।